क्या आपको पता है भारत की ब्लू इकोनॉमी भारत के जीडीपी में 4.1% कंट्रीब्यूट करती है। क्या आपको पता है इंडिया का 95% ट्रेड इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर के जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लू इकोनॉमी टॉपिक को, जो कि हमारे सीएपी या पेपर 2 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आप एक ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि अगर आपके एग्जाम में ब्लू इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए, बल्कि अटेम्प्ट करके आए एंड देन आप अपने ऐसे को एक अच्छे वे में लिख करके आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं ब्लू इकोनॉमी को। देखो, जो इंडिया की ब्लू इकोनॉमी है ना, वो हमें बताती है कि जो इंडिया के जीडीपी का 4.1% है वो ये कंट्रीब्यूट करती है। इसके अंदर आपको पता लगेगा कि जो इंडिया की ब्लू इकोनॉमी है, इसके अंदर फिशिंग, पोर्ट, ट्रेड और उसके साथ साथ और भी जो सारी चीजें हैं वो इसके अंदर काउंट करी जाती है। हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का जो 95% ट्रेड है वॉल्यूम वाइज वो इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर के जाता है और 60 to 70% जो ट्रेड है वैल्यू वाइज वो हमारे इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर के जाता है। यानी कि जब आप बात करते हो ब्लू इकोनॉमी की, तो आप कह सकते हो कि भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीडीपी का 4.1% कंट्रीब्यूट करती है। वहीं 95% वॉल्यूम वाइज ट्रेड इसके अंदर से होता है और 70% ट्रेड जो है वो वैल्यू वाइज इन्हीं रास्तों के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमें क्या पता लगेगा? हमें पता लगेगा कि जो ये ओशियंस है ना, ओशियन ने क्या किया हुआ है कि पूरा का पूरा जो अर्थ सरफेस है, उस अर्थ सरफेस का 70% जो है वो इन ओशियन के द्वारा कवर्ड किया गया है। अब इसकी वजह से ये जो ओशियन है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम बात करते हैं क्लाइमेट को रेगुलेट करने की, या फिर बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने की, या फिर पूरे दुनिया के अंदर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, या फिर ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करना। यानी कि अगर देखोगे तो अर्थ के ऊपर जो 70% कवरेज है वो ओशियन का है, और इन ओशियन की वजह से हमें पता लगता है कि ये जो ओशियन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट चेंज, देन सपोर्टिंग द बायोडाइवर्सिटी, इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेटिंग द ग्लोबल ट्रेड। अब देखो, ये सारी की सारी चीजें क्या हो रही हैं? ओशियन के थ्रू हो रही हैं। व्यापार जो है वो ओशियन के थ्रू हो रहा है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो है वो बिजनेस कर पा रही है बिकॉज ऑफ ओशियन। तो ओशियन के अंदर क्या हो रहा है कि हम इसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो कई बार ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से आपको यहाँ पर जो हमारी बोल सकते हो कि एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। एंड इसी क्लाइमेट चेंज को बदलने के लिए, इसी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी बात करती है हमारे सोसाइटी के अंदर। ये एम्फसाइज करती है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज पर है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ओशियन को सस्टेनेबल यूज कर सके और कोस्टल रिसोर्सेज को सपोर्ट कर पाए, ताकि वहां पर लाइवलीहुड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के साथ इंक्रीज हो पाए। अगर समझ में नहीं आया तो मैंने आपको सिर्फ ये बोला कि देखो, जो हमारा ओशियन है ना, वो धरती के 70% हिस्से को कवर करता है। यानी इन्हीं ओशियन से आपको पता लगता है कि जो हमारे ग्लोबल ट्रेड होते हैं, फूड सिक्योरिटी जो होती है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है, और जो क्लाइमेट चेंज होता है वो अफेक्ट होता है। एंड अगर आप देखोगे तो इनका हम लगातार बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वजह से हम इन्हें ओवर एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। जब ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं तो इसके वजह से क्लाइमेट चेंज का खतरा आता है, और वहीं पर बात होती है ब्लू इकोनॉमी की। और ब्लू इकोनॉमी क्या करता है? एक बैलेंस एस्टैब्लिश करता है बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जहां पर हम इकोनॉमी को ग्रोथ भी करते हैं, लेकिन साथ में हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं हम यहाँ। अब ये जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है ना, ये क्या कहती है? ये कंसेप्ट लेकर के आती है जहां पर हम ओशियन का यूज तो करें, लेकिन किस वे में करें? सस्टेनेबल वे में करें, और साथ में जो भी हमारे कोस्टल रिसोर्सेस हैं, जो हमारे लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं, उनको भी हम बचा के रखें और वहां पर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लेकर के आए। तो ये हमारा ओवरऑल मोटिव है किसका? ब्लू इकोनॉमी का। तो अभी आपको ये पता लगा होगा कि ब्लू इकोनॉमी क्या है। वापस से बताता हूं कि ब्लू इकोनॉमी के अंदर बेसिकली फिशिंग हो गया, पोर्ट हो गए, ट्रेड हो गए, या जो हमारे मरीन सर्विसेज होते हैं वो इंक्लूड करे जाते हैं। ये हमारे इंडिया के जीडीपी का लगभग 4.1% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। 90% जो हमारे इंडिया का ट्रेड है वो आप देखोगे तो वॉल्यूम वाइज इसी ब्लू इकोनॉमी से होते हैं।
एंड 70% जो ट्रेड है वो हमारे वैल्यू वाइज इसी ब्लू इकोनॉमी से होते हैं। जब आपको पता लगता है कि इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो अर्थ है उस अर्थ का 70% हिस्सा क्या है, ओशियन से घिरा हुआ है। इन ओशियंस हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को, सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को और फूड की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करते हैं। जब हम बात करते हैं तो यहां से हमें ग्लोबल ट्रेड भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जब हम इनको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं तो इसका इंपैक्ट हमें क्लाइमेट चेंज पर देखने को मिलता है। और इसी क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए, इनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए, ताकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी प्रोटेक्ट होकर के रहे, हमें ब्लू इकोनॉमी की नीड पड़ती है। ब्लू इकोनॉमी बात करती है कि हम ओशन का सस्टेनेबल वे में यूज कर पाए, जिससे कि हम जो हमारे कोस्टल रिसोर्सेस हैं, जो हमारे लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रख पाए और उनका लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट भी हो पाए। तो ये बात करती है हमारी ब्लू इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की कि आखिर यहां पर कॉन्टेक्स्ट यानी कि फ्रेमवर्क है क्या। देखो, आपको पता लगेगा कि जो ब्लू इकोनॉमी का फ्रेमवर्क है ना, वो प्रमोट करता है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद द मरीन कंजर्वेशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। यही मैं बता के आ रहा हूं कि जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है ये क्या करती है, कि बेसिकली इंटीग्रेशन दिखाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का विद द मरीन कंजर्वेशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब कि आप क्या करो कि मरीन कंजर्वेशन भी करो। ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल क्या कर रहे हो, समुद्र के अंदर ओशन की चीजें जो हैं उनको आप एक्सप्लॉइट कर रही हो, नहीं, उनको आपको क्या करना है, कंजर्व भी करना है। तो आपको उनको कंजर्व भी करना है और साथ में आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी ग्रोथ कर पाए। तो बोल सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो हमारा मरीन कंजर्वेशन है, उन चीज को जब हम आपस में इंटीग्रेट करते हैं तो दैट इज द फ्रेमवर्क जो कि हमारी ब्लू इकोनॉमी क्या करती है, प्रमोट करती है। अगर यहां पर आप देखोगे तो वर्ल्ड बैंक क्या कहती है, तो एज पर द वर्ल्ड बैंक ये फोकस करता है इंप्रूविंग द ह्यूमन वेलबींग वाइल रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंटल रिस्क इन इकोलॉजिकल स्कार्सिटीज। यानी कि इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर आप पूछोगे कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, तो ये कहती है कि इसका मतलब होता है, यानी कि जो ब्लू इकोनॉमी है इसका मतलब होता है कि ह्यूमन की वेलबींग के साथ साथ हम हमारे इन्वायरमेंटल रिस्क को और जो हमारे इकोलॉजिकल स्कार्सिटीज है इनको कमियों को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसी चीज को हम कहते हैं क्या, ब्लू इकोनॉमी। यानी कि ब्लू इकोनॉमी में देखो ह्यूमन का वेलबींग हो, मतलब मनुष्यों की भलाई भी हो, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंटल रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए और इसके साथ साथ जो इकोलॉजिकल बोल सकते हो कि स्कार्सिटीज है वो भी कम हो जाए। तो इसको हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। अब देखो, ये जो ब्लू इकोनॉमी है ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें जो हैं वो कंसीडर करी जाती हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। तो आपको पता लगेगा कि ब्लू इकोनॉमी इंक्लूड करता है ट्रेडिशनल सेक्टर जैसे कि फिशरीज हो गई, एक्वाकल्चर हो गया, शिपिंग हो गया, पोर्ट हो गया एंड कोस्टल टूरिज्म हो गया। एंड इसके साथ साथ इमर्जिंग एरियाज लाइक ऑफ शोर रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह सारी की सारी चीजें क्या होती है, आपके इसी ब्लू इकोनॉमी के अंदर आती हैं। तो आपको क्या पता लगेगा कि जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है ना, इसके अंदर हमें कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर जैसे कि फिशरीज हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, शिपिंग हो गया, पोर्ट हो गया या फिर कोस्टल टूरिज्म हो गया। एंड इसके साथ साथ कुछ हमारे इमर्जिंग एरियाज भी हैं और उन इमर्जिंग एरिया में हमें क्या पता लगता है, तो ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी एंड सी बेड रिसोर्सेज, ये भी क्या होते हैं, ये भी सारी की सारी चीजें हमारी इसी ब्लू इकोनॉमी के अंदर आती हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक वर्ल्ड बैंक का बोल सकते हो कि डेटा दे दिया कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन के वेलबींग के साथ साथ आप इन्वायरमेंट के रिस्क को और इकोलॉजिकल स्कार्सिटीज को जब कम करते हो, उन सारी चीजों पे फोकस करते हो, तो यही हमारी ब्लू इकोनॉमी कहलाती है। ब्लू इकोनॉमी के अंदर कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर जैसे कि फिशरीज हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, शिपिंग रूट हो गए, पोर्ट हो गए एंड कोस्टल टूरिज्म हो गया। इसके साथ साथ हमारी कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, मरीन टेक्नोलॉजी एंड सी ब्रेड रिसोर्सेज जो हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। अगर यहाँ पर तुम देखोगे ना, तो यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर क्या बात हो रही है उसके बारे में लिखा है कि एट द ग्लोबल लेवल ब्लू इकोनॉमी अलाइन विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 विच कॉल फॉर द कंजर्वेशन and sustainable use of ocean, seas and marine resources and is governed by the international framework such as UNCLOS। अब आपको यहाँ पर क्या पता लगता है कि जो हमारी
ये ब्लू इकोनॉमी है ना, इस ब्लू इकोनॉमी को आप अलाइन कर सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 के साथ, जहां पर हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मरीन एनिमल्स या फिर मरीन इन्वायरमेंट, जहां पर हम यूज भी करते हैं सस्टेनेबल वे में अपने ओशियन को, सी को और मरीन रिसोर्सेज को। इसको गवर्न किया जाता है बाय द यूनिक्लॉस, यानी कि ये यूएन की एक बॉडी है जहां पर बेसिकली इन जैसे चीजों को, जो सी रिलेटेड चीजें होती हैं, ओशन रिलेटेड चीजें होती हैं, उनको हम गवर्न करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ब्लू इकोनॉमी के बारे में कुछ डेटा एंड फैक्ट देखे, फिर मैंने आपको यह बता दिया कि ब्लू इकोनॉमी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, फ्रेमवर्क क्या है। तो हमने देखा कि ब्लू इकोनॉमी जो है ना, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जब ह्यूमन की वेलबींग होती है, जिसके अंदर आप ह्यूमन की वेलबींग की बात करते हो, लेकिन इन्वायरमेंटल रिस्क को रिड्यूस करते हो, इकोलॉजिकल सेक्रीफाइसेस को रिड्यूस करते हो, तो ये हमारी क्या होती है, ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा होती है। ब्लू इकोनॉमी के अंदर हम बहुत सारे ट्रेडिशनल सेक्टर को इंक्लूड करते हैं और उसके साथ कुछ इमर्जिंग एरियाज भी हैं, जैसे कि ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी एंड सीब्रेड रिसोर्सेज। एंड इसके बाद जो भी सारी चीजें थी मैंने आपको एक्सप्लेन करी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लू इकोनॉमी, कि आखिर हमारे ब्लू इकोनॉमी का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो इसके महत्व क्या है, अगर हम इस पे बात करें तो सबसे पहला महत्व इसका आएगा कि ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट। देखो ये क्या करता है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इसके वजह से होती है। अगर आप देखोगे तो हम अभी क्या देख के आ रहे हैं कि जो हमारे इंडिया का 4.1% जीडीपी है ना, वो ब्लू इकोनॉमी क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। तो इसी तरीके से आपको पता लगेगा कि ये जो हमारा ब्लू इकोनॉमी है ना, ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली थ्रू द मरीन ट्रेड, पोर्ट, फिशरीज, टूरिज्म एंड ऑफशोर एनर्जी। यानी कि आप देखोगे तो इस ब्लू इकोनॉमी की वजह से जो मरीन में ट्रेड होते हैं, मरीन ट्रेड होते हैं, पोर्ट्स हमारे जो बने होते हैं, वहां से जो टैक्स आ रहे होते हैं, फिशरीज से हम जो पैसा कमा रहे होते हैं, टूरिज्म से पैसा कमा रहे होते हैं, ऑफशोर एनर्जी से जो पैसा कमा रहे होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर और इंप्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट करती है मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स, स्पेशली इन द कोस्टल रीजन्स, जैसे कि फिशरीज हो गया, पोर्ट हो गया, वर्कर्स हो गए एंड टूरिज्म हो गया। मतलब क्या इसका, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट से इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये ब्लू इकोनॉमी है ना, ये क्या करती है, भारत के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है, इन दोनों के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें पता लगता है कि जैसे बहुत सारे जो लोग हैं ना, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली फिशरीज करते हैं, वो क्या करते हैं, पोर्ट पे काम करते हैं या फिर टूरिज्म सेक्टर के अंदर काम करते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि मिलियंस ऑफ लोगों का जो जीवन है ना, वो इनके वजह से चल रहा होता है, क्योंकि वहां पर ओशंस हैं, ओशंस के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। कुछ लोग जो है इनके अंदर बिजनेस भी करते हैं, लाइक पोर्ट का बिजनेस, फिशरीज का बिजनेस, टूरिज्म का, एंड इन सब की वजह से हमारे इंडिया का क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। फिर हमारा दूसरा सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो होता है ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। देखो ट्रेड एंड कनेक्टिविटी ना, ये हमारी क्या होती है, दूसरी सिग्निफिकेंट होती है जब हम बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी की। देखो ब्लू इकोनॉमी के अंदर जो ट्रेड एंड कनेक्टिविटी है, ये क्या कहती है कि जो 90% इंडिया का ट्रेड है ना, वॉल्यूम वाइज, वो कहां से होता है, इन्हीं सी रूट से होता है, यानी कि इन्हीं समुद्र के रास्तों से होता है। अब कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे कि सागरमाला प्रोग्राम हो गया या फिर सागरमाला 2.0 हो गया, जिसका एम क्या है कि वो पोर्ट लेड डेवलपमेंट को करेगी और लॉजिस्टिक्स को इफिशिएंटली क्या करेगी, यूज करेगी। तो इस तरीके की चीजें ला करके गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इकोनॉमी को भी बढ़ाती है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। बट उसके अलावा अगर ब्लू इकोनॉमी का कोई तुमसे सिग्निफिकेंस पूछे तो सबसे पहला तो होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर हमारा दूसरा आ गया ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, यानी कि ट्रेड और कनेक्टिविटी जो है वो इससे बढ़ती है, तो ये भी इंडिया के लिए क्या है, एक बेनिफिट ही है। फिर हमारे पास थर्ड आता है कि फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब देखो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में क्या है कि जो ये हमारी ब्लू इकोनॉमी है ना, यहाँ पर मरीन फिशरीज भी होती हैं, मतलब कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मछली वगैरह का बिजनेस भी करते हैं, एक्वाकल्चर करते हैं, जो कि मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब इसको भी सपोर्ट किया जाता है कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी योजनाएं ला करके सरकार क्या करती है कि जो गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, प्रोटीन्स है या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उनको प्रमोट करती है इन द फॉर्म ऑफ फिशरीज एंड द एक्वाकल्चर। ठीक है ना, तो इसको आप देख सकते हो कि फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारे पास आती है एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट मिटिगेशन। अब देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखो इंडिया क्या करना चाहता है,
2070 तक यानी कि 2070 तक खुद को नेट जीरो जो है वो डिक्लेयर करना चाहता है, कार्बन का एमिशन कम करना चाहता है। जब हम कार्बन का एमिशन कम करेंगे तो बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, जो कि आज हम कोयला से करते हैं। कल को मान लो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो है वो बनाते हैं और पानी से क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि ये जो हमारा सोर्स है ना, जो ब्लू इकोनॉमी है, जो वाटर है, जो ओशन है, वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बोल सकते हो कि रखता है अपने अंदर, ताकि ये भारत को क्या कर सके, क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्म कर सके और जो जीरो नेट जीरो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर पाए। तो देखोगे कि जो हमारी एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट मिटिगेशन है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो हमारा ब्लू इकोनॉमी है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि ये ऑफशोर विंड को प्रमोट करता है, टाइडल वेव एंड ओशन थर्मल एनर्जी को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। फिर हमारे पास आता है 5th नंबर का सिग्निफिकेंस, जो कि आप देख सकते हो कि स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपोर्टेंस। अब देखो इंडिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है ना, वो बढ़ के 11,000 किलोमीटर की हो गई है। और इतनी बड़ी मैरीटाइम बाउंड्री होने से क्या है कि हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो स्ट्रेंथन द मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोस्टल सर्विलेंस, एसोलोस प्रोटेक्शन, इसके लिए जो हमारा बोल सकते हो कि ये ब्लू इकोनॉमी वाला रीजन है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्रिटिकल हो जाता है फॉर द इंडियाज लीडरशिप इन द इंडियन ओशन रीजन। यानी कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो इंडिया की लीडरशिप है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास एक अच्छी इकोनॉमी हो, एक अच्छा प्लान हो ब्लू इकोनॉमी को लेकर के, जिसके वजह से हम इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक पावरफुल और एक मजबूत कंट्री बन करके सामने आ सके। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखे ना इंडियन ओशन रीजन वाला, तो वो जाकर के देख लेना भाई, ऐसे के अंदर ही करा रखी है ना। जब आप ऐसे के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर 21 वीडियो हो जाएगी इसको डालने के बाद, या 22, तो उसमें ना एक इंडियन ओशन रीजन के ऊपर भी मैंने ऐसे करा रखा है, उसको भी आप जरूर से देख लेना। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहता है बेसिकली कि क्लाइमेट रेजिलियंस एंड इकोसिस्टम सर्विस, यानी कि जो ये हमारा बोल सकते हो कि ब्लू इकोनॉमी है ना, ये क्या करता है, क्लाइमेट रेजिलियंस और इकोसिस्टम सर्विस को प्रोवाइड करता है। लाइक मैंग्रोव हो गए, कोरल रीफ हो गए, सी ग्रास हो गए, ये क्या करते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं ना उनके लिए ये बैरियर का काम करते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी और जब आप मैंग्रोव वगैरह पढ़ते हो तो वहां पर आपने एक चीज पढ़ा होगा, जब आप मैंग्रोव के फायदे पढ़ते हो तो क्या होता है कि कई बार जब हमारे बोल सकते हो साइक्लोन्स वगैरह हिट करते हैं ना, और उस कोस्टल एरिया पर मैंग्रोव या फिर कोरल वगैरह होते हैं, तो ये उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। कम करने से क्या होता है कि जब वो कोस्टल एरिया में हिट करते हैं तो उतनी स्पीड से हिट नहीं कर पाते, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो इससे ये क्या करते हैं, हमारे एरिया को जहां पर ये इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाते हैं और इकोसिस्टम के सर्विसेज में ये हेल्प भी करते हैं। तो दिस इकोसिस्टम आर की ब्लू इकोनॉमी कार्बन सिंक जो कि हमारे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो इसका सिग्निफिकेंट मोटा मोटा आप यही बोल सकते हो कि हमारे 5 से 6 सिग्निफिकेंट है। पहला है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को क्या करता है, जनरेट करता है, ट्रेड और कनेक्टिविटी को इनहेंस करता है, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ाता है, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट मिटिगेशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल होने वाला है, स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपोर्टेंस भी इसका है, और क्लाइमेट रेजिलियंस होने के लिए भी हमें ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने की काफी ज्यादा नीड है। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर चैलेंजेस क्या है। सबसे पहला चैलेंजेस है मरीन पोल्यूशन। अब देखो मरीन पोल्यूशन क्या है कि हम लगातार इस समुद्री रास्ते के थ्रू व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिससे कि प्लास्टिक वेस्ट हो गए, ठीक है, जिससे क्या होता है कि प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ऑयल स्पिल्स हो गया, या फिर अनटारगेटेड सीवेज हो गए, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस हो गए, ये सब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे मरीन पोल्यूशन है उनको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। एंड इसके वजह से क्या होगा कि इंडिया इज पार्टिसिपेंट इन द निगोशिएशन ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी। तो वहां पर भारत ने क्या करी थी, इस चीज को भी उजागर किया था और बताया था कि भारत जो है वो किस तरीके से चीजें करता है। फिर हमारा दूसरा चैलेंज क्या आता है, दूसरा चैलेंज हमारा आता है क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट। अब देखो क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट में क्या आता है कि देखो सी लेवल जो है ना वो बढ़ रहे हैं, ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, कोरल ब्लीचिंग बढ़ रही है, इंटेंस साइक्लोन जो है वो हिट हो रहे हैं। तो इसके वजह से जो कोस्टल सिटीज हैं और आइलैंड है जैसे कि लक्षद्वीप और सुंदरबन, इनके लिए काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो ये हमारे पास दूसरा चैलेंज निकल के आता है ब्लू इकोनॉमी का। फिर हमारा तीसरा चैलेंज ब्लू इकोनॉमी का जो है वो आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि इस ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के चक्कर में ना हम अपने रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉयट कर देते हैं। कैसे, जैसे कि ओवर फिशिंग कर देते हैं, या फिर अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग हम करते हैं, जिसके वजह से जो फिश स्टॉक है ना वो कम हो जाता है और इकोसिस्टम क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है।
फिर हमारा फोर्थ चैलेंज जो आता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल गैप। अब यहाँ पर क्या है कि कई सारी अलग अलग पॉलिसीज यानी कि फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज जो है ना वो अलग अलग मिनिस्ट्री की आपको देखने को मिलेगी एक ही रीजन के अंदर। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड दूसरा ये है कि लिमिटेड हमारे पास मरीन डाटा है, वीक इन्फोर्समेंट है और टेक्नोलॉजिकल गैप्स जो है वो नजर आते हैं, जिसके वजह से जो ब्लू इकोनॉमी के अंदर चैलेंजेस है वो हमें फेस करने पड़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट चैलेंज जो होता है वो होता है इमर्जिंग कंसर्न। अब देखो ये जो हमारे ब्लू इकोनॉमी है ना, इस ब्लू इकोनॉमी के अंदर और भी बहुत सारे चैलेंजेस या कंसर्न जो है ना वो इमर्ज होते जा रहे हैं, जैसे कि डीप सी माइनिंग। अब डीप सी माइनिंग में क्या है कि आप समुद्र के बहुत ज्यादा अंदर चले गए एंड देन वहां पर आपने क्या करी, माइनिंग करी, माइनिंग करके आपने पेट्रोल निकाला, डीजल निकाला, लेकिन इस माइनिंग के वजह से जो वहां की बायोडाइवर्सिटी का लॉस है ना वो हो गया। तो इसके वजह से क्या होता है कि लिमिटेड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के वजह से बायोडाइवर्सिटी जो लॉस होती है, डीप सी माइनिंग की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, ये एक एथिकल कंसर्न हाईलाइट करती है इन द ग्लोबल डिबेट अंडर द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे चैलेंजेस के अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड पॉइंट की। देखो वे फॉरवर्ड पॉइंट पे आप देखोगे तो यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला सजेशन ये हो सकता है कि हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ओशियन गवर्नेंस को, यानी कि जो हमारी नेशनल ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है ना, इसके अंदर हम इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। और दोनों, जैसे मान लो एक ही रीजन पर अलग अलग मिनिस्ट्री की अगर कोई अलग अलग पॉलिसी है तो उस पॉलिसी को इंटीग्रेट करके एक ही पॉलिसी बना दे ताकि हम उसे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। तो पहला तो हमारा ये हो सकता है। दूसरा हमारा हो सकता है सिग्निफिकेंस एंड टेक्नोलॉजिकल पुश। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल पुश में क्या है कि आप यहां पर स्ट्रेंथन कर सकते हो मरीन रिसर्च को अंडर द डीप सी ओशन मिशन, जैसे कि हमारा समुद्रयान या फिर पॉलीमेटेलिक नोडल्स है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं मरीन स्पाइटल प्लानिंग एंड डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग को। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या पता लगता है कि जो ये हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, इसको अगर हम स्ट्रेंथन करें तो हम अपने मरीन रिसर्च को क्या कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं एंड अपने इस ब्लू इकोनॉमी को भी और अच्छा कर सकते हैं। फिर आती है सस्टेनेबल फिशरीज, यानी कि आप कम्युनिटी लेड मैनेजमेंट, सैटेलाइट बेस्ड वेसल मॉनिटरिंग ला करके आप क्या कर सकते हो कि जो फिशरीज है ना वो ओवर एक्सप्लॉइट ना हो, उनका ज्यादा से ज्यादा यूज ना लोग कर पाए, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो। तो सस्टेनेबल फिशरिंग आप कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारा सजेशन क्या आ सकता है कि इकोसिस्टम कंजर्वेशन। इकोसिस्टम कंजर्वेशन में क्या पता लगता है कि आप यहां पर जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है ना उनको और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। आप बता सकते हो कि भैया इसके आगे आप फिशिंग के लिए नहीं जा सकते। इसके अलावा आप रिस्टोर कर सकते हो मैंग्रोव को एंड कोरल को। क्यों कर सकते हो, क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिलियंस होते हैं और आपको कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसके अंदर ये आपको हेल्प करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप ग्रीन शिपिंग को प्रमोट कर सकते हो, क्लीन फ्यूल को आप प्रमोट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो फ्यूल है वो अगर लीक भी होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा मरीन एनिमल्स के लिए खतरा ना बने। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीजें आप यहां पर क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। फिर आता है क्या हमारा, जैसे कि यहाँ पर देखो तो इंडिया का विजन भी यही है कि 2047 के अंदर इंडिया क्या करेगा कि अपनी मैरीटाइम अमृत काल विजन को सपोर्ट करता है, जहां पर वो मतलब 2047 तक वो पूरा का पूरा क्लीन फ्यूल यूज करेगा अपने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो वो ओशंस में करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। जो बड़ी बड़ी बोल सकते हो कि क्या हो सकते हैं, यूएन की बॉडीज हैं, जैसे कि यूनिक्लॉस हो गया, G20 हो गया, ब्लू इकोनॉमी एजेंडा हो गया, या फिर बिम्स्टेक या इंडियन ओशन रीजन वाला इनिशिएटिव हो गया। इसके थ्रू वो अलग अलग जगहों पर सारी चीजें एक साथ बैठ करके कोऑपरेट करके और इन सब समुद्रों के अंदर जो परेशानियां हैं उनको वो सुलझा सकती हैं। अब देखो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन में लिख सकते हो कि जो ब्लू इकोनॉमी है ना ये रिप्रेजेंट करती है ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच को, जहां पर डेवलपमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है ओशन एट अ वाइटल इकोलॉजिकल इकोनॉमिक असेट्स। अगर देखोगे तो भारत के लिए, जैसे भारत एक देश है तो इंडिया एज अ कंट्री लाइक वास्ट कोस्ट लाइन जहां पर हमें देखने को मिलता है, रिच मरीन रिसोर्सेस है, लेकिन हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी तो लेकर के आता ही है, लेकिन साथ में इसकी अपॉर्चुनिटी की वजह से आप देखोगे तो लाइवलीहुड स्ट्रेंथन हो जाती है, सस्टेनेबल ग्रोथ होता है, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हम होते हैं। लेकिन इसका जो सक्सेस ऑफ द ब्लू इकोनॉमी है ना वो डिपेंड करती है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस यहाँ पर लेकर के आते हो, साइंटिफिक इनोवेशन कितना दिखाते हो, इंक्लूसिव पार्टनरशिप इन द कोस्टल कम्युनिटीज कितना करते हो, आप इंश्योर करते हो अगर हेल्थ ऑफ द ओशन को, तो ये क्या करेगा, आपको आपकी प्रोस्पेरिटी को सिक्योर करेगा आने वाले कल में, और आपके इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल फ्यूचर जो है वो भी प्रोवाइड करेगा। तो
तो कहीं ना कहीं ये हमारा कंक्लूजन होता है जो कि आप लिख सकते हो। देखो आई होप कि वीडियो 25-26 मिनट की हो गई है, बट फिर भी 2-4 मिनट लेता हूँ, वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि पूरा का पूरा जो हमने लेक्चर देखा ना उसका सार आपको समझ में आ जाए। देखो ब्लू इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे, जहां पर मैंने बताया कि जीडीपी का ये 4.1% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। 95% ट्रेड जो है वॉल्यूम वाइज वो इसी ब्लू इकोनॉमी के थ्रू होता है। 70% ट्रेड वैल्यू वाइज क्या होता है, इसी ब्लू इकोनॉमी से होता है। ब्लू इकोनॉमी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसका 70% हिस्सा ओशन के द्वारा कवर्ड है। ये जो ओशन है ये रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को, सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, इंश्योर करते हैं फूड सिक्योरिटी को और फैसिलिटेट करते हैं ग्लोबल ट्रेड को। जब हम बात करते हैं तो जब हम इन ओशन का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, क्लाइमेट चेंज यहां पर हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो इसके वजह से हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। लेकिन जो ये ब्लू इकोनॉमी है इसका मेन मोटिव ही ये होता है कि वो एक बैलेंस एस्टेब्लिश कर पाए इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर। ये जोर देता है कि वो हमारे इस ओशन का सस्टेनेबल वे में यूज करेंगे एंड कोस्टल रिसोर्सेज को, और जो वहां पर लाइवलीहुड है जिनसे उनको सपोर्ट मिलता है उनको वो लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप करेंगे। फिर हमारा आता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इस चीज को पढ़ने का, तो हमें पता लगता है कि देखो जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है ना वो प्रमोट करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ साथ आप मरीन कंजर्वेशन पर फोकस करो और इनका इंक्लूसिव ग्रोथ भी करो। वर्ल्ड बैंक ये कहती है कि जहां पर ह्यूमन वेलबींग को इंप्रूव किया जाता है और इन्वायरमेंटल रिस्क और इकोलॉजिकल स्कार्सिटीज को कम किया जाता है, वो चीज क्या होती है हमारी ब्लू इकोनॉमी के अंदर आती है। अब ब्लू इकोनॉमी के अंदर कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर जैसे कि फिशरीज, एक्वाकल्चर, शिपिंग, पोर्ट या फिर कोस्टल टूरिज्म जो है वो आते हैं। एंड इसके अलावा कुछ इमर्जिंग एरिया जैसे कि हमारे ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम बायोटेक्नोलॉजी और सब बेड रिसोर्सेज जो हैं वो भी यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखोगे तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 है वो डायरेक्टली रिलेटेड है ब्लू इकोनॉमी से, और यहाँ पर हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ द मैरीटाइम लाइफ एंड इसके अलावा हम ओशियन का, सी का, मैरीटाइम रिसोर्सेज का सस्टेनेबल वे में यूज कर पाए। जब हम बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी के सिग्निफिकेंस की तो हमें पता लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए ये जो चीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए, स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड इकोसिस्टम सर्विस के लिए। जब हम बात करते हैं चैलेंजेस की तो हमें पता लगता है कि मरीन पोल्यूशन का यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट का बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंजेस है। अगर आप देखोगे तो चैलेंज है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज का, चैलेंज है गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल गैप का, चैलेंज है इमर्जिंग कंसर्न का। वहीं जब हम बात करते हैं कि इन चैलेंजेस को कैसे खत्म किया जा सकता है तो सबसे पहला वे फॉरवर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि इंटीग्रेट कर सकते हैं ओशियन गवर्नेंस को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव कर सकते हैं, सस्टेनेबल फिशरिंग कर सकते हैं, इकोसिस्टम कंजर्वेशन कर सकते हैं और ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर को इनहेंस कर सकते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कंक्लूजन में क्या लिखा जा सकता है तो हमें पता लगता है कि जो ब्लू इकोनॉमी है वो रिप्रेजेंट करती है एक ऐसे अप्रोच को जहां पर हम अपने इकोनॉमी को ग्रोथ तो करते ही हैं, साथ में हम इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसकी वास्ट कोस्ट लाइन है, तो इसके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको सस्टेनेबल वे में यूज करके अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकता है। जैसे कि ये लाइवलीहुड को बढ़ा सकता है, स्ट्रेंथन कर सकता है अपनी पावर को, क्लाइमेट रेजिलिएंट हो सकता है। एंड ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो तभी बढ़ेंगी जब आप ओशियन को अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे। आज अगर आप ओशियन का अच्छे तरीके से ध्यान रखते हो तो ये ओशियन कल आपके प्रोस्पेरिटी को अच्छे तरीके से सिक्योर करेगा, इन्वायरमेंट को, आपके फ्यूचर के जनरेशन को एक सस्टेनेबल वे में आगे ग्रोथ के साथ लेकर के जाएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो कि मैंने आपको बताया। आई होप एंड आई बिलीव कि अगर अब ओशियन रिलेटेड या फिर बोल सकते हो कि ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम 100% श्योर यू विल डेफिनेटली राइट अ 3 words गुड ऐसे। ठीक है ना, एक 300 वर्ड का गुड ऐसे आप लिख पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। तो एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको कैसा लगता है और क्या आपको लगता है कि ये जो हमारा 4.1% की जीडीपी है अगर ब्लू इकोनॉमी को अच्छी कर दी जाए तो ये 5 या फिर 6% भी हो सकती है। अगर हाँ तो आप कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।